हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू मंत्राई लर्निंग। सेम थ्री एमकॉम का सेम थ्री का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा गया होगा। इसी साथ मैं आपको सेम फोर के लिए भी अभी से प्रिपरेशन करने की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने, क्योंकि एमकॉम सेम फोर जो है वो आपका लास्ट मास्टर का लास्ट सेमेस्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके आने वाले फ्यूचर और आने वाले करियर के लिए। तो मैंने पहले भी कल एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया कि आपको कितने सब्जेक्ट एमकॉम में सेम फोर में तैयार करने हैं, कितने पेपर्स आपको आने वाले हैं। यहाँ पे 6 पेपर है जो वन बाय वन हमने डिस्कस किए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 4 जो सब्जेक्ट है आपके वो मेन सब्जेक्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टैक्सेशन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और दो जो पेपर है आपके वो आने वाले हैं ऐसे पेपर, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के अंदर ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पे जितने सिलेबस मैंने किस तरीके से आपको पूछा है वो डिस्कस की थी। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंट के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, इसमें भी आपका 2 पेपर है। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 यानी कि नॉर्मल जो हमारा 70 मार्क का क्वेश्चन पेपर आता है वही क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछेगा, जिस तरह से पेपर शेयर हमारी पुरानी वाली जो थी उसी तरीके से। बट दूसरा जो है वो है ऐसे पेपर, बराबर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वन बाय वन सारे जो चैप्टर है उसकी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या आपको इसमें तैयारी करनी है। दूसरा कि ऐसे पेपर जो है उसमें भी हमें किस तरीके से मैनेज करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और दोनों जो सब पेपर है उसका मैं यहाँ पे लास्ट ईयर के पेपर के साथ आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी इस सिलेबस की। तो गुजरात यूनिवर्सिटी का एमकॉम सेम फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 का जो सिलेबस है उसमें हमें यहाँ पे 4 यूनिट है, वो हमें पता है 4 यूनिट और 4 यहाँ पे चैप्टर है। अब चैप्टर की डिटेल्स में बात करें तो देखो ये सिलेबस जो दिया गया था वो इस तरीके से था। जैसे पहला यूनिट है वो है कैपिटल बजटिंग 1। अब कैपिटल बजटिंग 1 के अंदर हमें देखना है क्या क्या हमें सीखना है यहाँ पे। तो कैपिटल बजट तो सर हमने बीकॉम के अंदर भी पढ़ा है, एमकॉम सेम 1 के अंदर भी पढ़ा, अभी भी ये कैपिटल बजटिंग, यस अभी भी ये कैपिटल बजटिंग हमें यहाँ पे इस सिलेबस के अंदर भी यूनिट 1 में कवर किया है। बट यहाँ पे है जो थोड़ी बहुत मेथड जो है वो एड ऑन की है, या कुछ कैलकुलेशन जो हमें इस टाइप की दी होगी जैसे हमारे पहले जो हमने सीखा है उससे थोड़ी एडवांस लेवल पे। जैसे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन करते थे हम, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते थे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो की कैलकुलेशन करते थे, डेप्रिसिएशन करते थे, टैक्स की कैलकुलेशन करते थे, जो भी करते थे वो तो है ही। बट थोड़ी यहाँ पे एडवांस लेवल पे हमें इस जो है कैपिटल बजटिंग की रिक्वायरमेंट है वो हमारा ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कैपिटल बजटिंग। तो ये जो है चैप्टर हमारा वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा ये प्रैक्टिकल चैप्टर ही है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये चैप्टर हमारा ये कैपिटल बजटिंग का है यहाँ पे, बराबर। उसके अंदर देख सकते हो टेक्निक, अर्निंग पर शेयर इधर आ गया, टेक्निक रिकग्नाइज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नेट प्रेजेंट वैल्यू के मेथड आ गए, नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड यहाँ पे एक नई है, प्रॉफिटेबल इंडेक्स की मेथड जो हमने पहले देखी थी वही है, थोड़ा यहाँ पे डीप में हमें आगे देखना है। ओके, देन देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर देखें तो कैपिटल बजटिंग 2 है यहाँ पे। कैपिटल बजटिंग 2 के अंदर देखा जाए तो कैपिटल बजटिंग 2 के अंदर हमें दिया है यहाँ पे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, सोर्सेस ऑफ रिस्क, पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्क, सेंसिटिविटी एनालिसिस और व्हाट इफ एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस, डिसीजन ट्री अप्रोच, थियरी ओनली। तो ये जो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझाऊँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है। तो कैपिटल बजटिंग का जो हमें प्रोजेक्ट इवोल्यूशन हमने सीखा था तो उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर होता है। जो रिस्क फैक्टर को हम वहाँ पे अवॉइड करते थे, मतलब वहाँ पे अवॉइड तो नहीं कह सकते पर वहाँ पे हमें उसको ध्यान में नहीं लिया था। खाली हम 2 प्रोजेक्ट को इवोल्यूट करते थे, कंपेयर करते थे, जो प्रॉफिटेबल है जो बेनिफिशियल है उसको हम एक्सेप्ट करते थे। बट वहाँ पे रिस्क फैक्टर भी देखना चाहिए। तो कैपिटल बजट के साथ साथ रिस्क फैक्टर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क एनालिसिस जो है वो पूरा हमें इस यूनिट के अंदर सीखना है, बराबर है।
और एक होता है डिसीजन ट्री अप्रोच। तो डिसीजन ट्री अप्रोच होता है, वहां से हम जो भी डिसीजन हमें लेना होता है वो आसानी से ले सके, उस हिसाब से एक डिसीजन ट्री की एक थियरी है पूरी। तो वो जो कंसेप्ट है वो हमें यहाँ पे ओनली थियरिकल पूछा है, उसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे, बट थियरिकल हमें यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन करनी है। इस चैप्टर में उसको कवर किया है। ठीक है, बी पार्ट इसका देखें। बी पार्ट, तो बी पार्ट के अंदर यहाँ पे है कैपिटल रेशनिंग, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, लाइफ साइकिल, मीनिंग ऑफ कैपिटल रेशनिंग, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन, नॉमिनल टाइम पीरियड्स, लाइफ साइकिल डिटर्मिनेशन एटसेट्रा। तो कैपिटल रेशनिंग ये भी एक मेथड है कैपिटल बजट की ही। तो वहाँ पे भी जब हम कैपिटल बजट के कुछ फॉर्मूलाज और कुछ मेथड के हिसाब से जब हम कोई प्रोजेक्ट इवेल्यूट करते हैं तो वहाँ पे कैपिटल रेशनिंग का एक फैक्टर भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो कैपिटल रेशनिंग और रिस्क एनालिसिस, ये दोनों जो टॉपिक है जो कैपिटल बजट के साथ जुड़े हुए हैं वो हमें यहाँ पे सीखने, इसीलिए कैपिटल बजटिंग 1 भी यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दूसरा चैप्टर जो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, ये भी है यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 के अंदर कवर होता है। तो ये भी पूरे का पूरा यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल ही है, ये भी हमारा पूरा प्रैक्टिकल है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो डिसीजन थियरी वाला जो चैप्टर जो कंसेप्ट है ट्री जो है यहाँ पे डिसीजन थियरी का, वो हमें खाली थियरी के अंदर सीखना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करें तो यूनिट नंबर 3 के अंदर यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तो ये कोई नई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। पहली बात तो अकाउंटिंग सिस्टम एक ही है, हमारे डबल एंट्री सिस्टम, बराबर वो सिस्टम ही है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पूरा कंसेप्ट हमें इस यूनिट के अंदर सीखना है। मोटा मोटा आपको मैं बताऊं अगर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो कॉर्पोरेट जो लेवल पे जो कंपनीज काम करती है या कोई बड़े बिजनेस एंटरप्राइज की मैं बात करूं तो वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट होता है और हर एक डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, बराबर। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन की काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का काम होता है कि भाई वो अपना काम जो है वो 100% करके दे और वहाँ से जो भी कॉस्ट है वो मिनिमाइज करे, बराबर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ऐसी सिस्टम है कि जहाँ हमें कॉस्ट जब मेंटेन करनी है तो हमें खाली जो है वो प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, खाली सर्विस की बात नहीं करनी है, पर डिपार्टमेंट वाइज जो हमारे पर्सन जो ह्यूमन है वो भी जो काम करते हैं तो उसकी भी हमें ये अकाउंटिंगबिलिटी बन जाती है कि भाई उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से पर्सन के बिहाफ पे या कौन से पर्सन के लिए, कौन के पर्सन से वजह से ये जो है वो लॉस हो रहा है या कॉस्ट बढ़ रही है। बजट होता है, बजट फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर करना होता है, फिर जो वेरिएंसेस निकलते हैं वो वेरिएंसेस को हमें नेगेटिव जो होते हैं उसे हमें पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखना, इधर हमें सीखना है। यानी कि ये भी हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 3 के अंदर यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बताया ना, डिविजनल यानी कि डिपार्टमेंट वाइज जो है उसका मेजरमेंट कैसे करना है। ये भी फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिकल और थियरिकल दोनों पार्ट इसमें थोड़ा बहुत आ जाता है। ठीक है, देखेंगे हम उसको डिटेल के अंदर। और लास्ट जो हमारा यूनिट है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। कौन सा है, ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या हमें सीखना है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर उसकी नेसेसिटी क्यों है पहले वो जानेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग की मेथड क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग की कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस लमसम, मार्केट प्राइस, पोर्टरिंग, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, ड्यूअल प्राइसिंग, नेगोशिएटेड प्राइसेस, बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी एंड कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सब अब कुछ यहाँ पे सीखेंगे। अब ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में सेम बिजनेस में मुझे कोई प्रोडक्ट या कुछ ट्रांसफर करना है तो उसकी प्राइस क्या रखूँ, तो ये होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, बराबर है। ब्रांच का ये बात हो गया, एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से नहीं बट सेम बिजनेस का अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, गुड ट्रांसफर करते हैं, कोई सर्विस ट्रांसफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या रखनी, यानी कि उसकी प्राइसिंग क्या रखनी, ये होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। वो सब पूरा डिटेल में हम यहाँ पे सीखेंगे और थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का भी सीखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें कवर
हो रही है। तो इसके लिए चैप्टर जो है वो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 और ये है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ये भी हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही यहाँ पे बन जाता है, बट इसमें से कभी कभी हमें थियरिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया सिलेबस, ये हो गया हमारे चैप्टर्स। हमें 4 चैप्टर इसमें तैयार करने हैं, 4 यूनिट है हमारे। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की, बराबर। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समझाता हूँ। क्वेश्चन पेपर हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं, बराबर। ये गुजराती का क्वेश्चन पेपर है, बट गुजराती वाले स्टूडेंट के लिए मैं इसका अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ। बट इसके लिए मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ कि अगर गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट प्रॉपर गुजराती लैंग्वेज में हमारे लेक्चर चाहते हैं तो मुझे उन्हें कमेंट बॉक्स में उनका रिव्यू चाहिए, तो ही मैं गुजराती में भी वीडियो बनाऊंगा, या वरना फिर हम इंग्लिश मीडियम चला रहे हैं और आप देखते हैं और आप तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे डबल मेहनत नहीं करनी है, बट आपको अगर गुजराती में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिक्वेस्ट तो नहीं, बट आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे अगर कि भाई हाँ सर हमें गुजराती में भी लेक्चर चाहिए, तो मैं गुजराती में भी अलग से इसका पूरा लेक्चर बना के आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे हम पेपर की। तो देखो ये पेपर है हमारा 70 मार्क का 510 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। ये पेपर अप्रैल 24 का है, यानी कि लास्ट ईयर का पेपर है। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे उसकी बात हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे जो पूरा कैपिटल बजट का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेबैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और विच प्रोडक्ट वुड यू लाइक टू प्रीफर एंड व्हाई। यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट अल्फा एंड बीटा दिया है, उसमें से हमें देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 14 मार्क्स का, यानी कि यूनिट नंबर 1 का कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा है। अब इसके साथ ही इसके ऑप्शन में भी हमें क्वेश्चन पूछा है। देखो और करके अब क्या बताया, तो और करके दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है, वो भी यहाँ पे मशीन A1 और मशीन B2 ऐसा 2 मशीन दिया गया है, और उसमें हमें पूछा गया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो की मेथड, यानी कि उसी चैप्टर का एक ऑप्शन में भी हमें क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 1 का। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 भी हमारा क्या था? कैपिटल बजटिंग ही था, बट यहाँ पे कौन सा टॉपिक कवर किए थे? रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल रेशनिंग। तो इसमें हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ABCD। 4 में से हमें कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। और पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो है इन्वेस्टमेंट हमें दिया है 4 लाख का, फिर फोरकास्ट कैश फ्लो दिया है, और इसमें हमें फाइंड करना है the risk free discount is 10% determined on the basis of net present value whether the project should be accepted or not. The present value of 1 rupees at 10% for different years are यहाँ पे एवीएम में 4 साल के लिए वैल्यू दी गई है, तो हमें ये जान के उसको बताना है। इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट आर एज फॉलोज। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट दिया है, तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है यहाँ पे रिस्क फैक्टर का जो भी हम कैपिटल बजट की जो भी मेथड थी उसमें यूज़ नहीं करते थे, तो वो यहाँ से किस तरह से यूज़ करना है वो मेथड के अंदर सीखेंगे। बट इसका एक क्वेश्चन हमें पूछा गया है यहाँ पे, तो ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स बराबर। उसके लिए बी क्वेश्चन है, तो उसमें भी आप देख सकते हो, देखो रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट रेट चेंज होता है बराबर। फिर उसमें आप देख सकते हो ऐसे 5 साल का किस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है। तो ये दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए 7-7 मार्क के। अब दूसरे 2 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री के एडवांटेजेस आपको लिखने हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। इन्फ्लेशन का कैपिटल बजट के प्रोसेस के अंदर क्या प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे थियरी में मेंशन करना है। यानी कि क्या हुआ, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 थियरी क्वेश्चन, यानी कि ये जो पूरा सेकंड हमारा यूनिट था वो थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों करके यहाँ पे पूछा है। बट एक बात मैं आपको खास यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की पेपर स्टाइल के अंदर ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप थियरी पूछो या प्रैक्टिकल पूछो। ऐसा भी कहीं पे नहीं कहा गया है कि क्वेश्चन 1 और उसके और में ही क्वेश्चन 1 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये 4 मेथड पूछी है, यहाँ पे ये 2 मेथड पूछी है, ऐसा कुछ परफेक्शन में मेंशन किया गया नहीं है। क्वेश्चन पेपर सेटर अपने हिसाब से पूछ सकते हैं, बट हाँ वो जरूर है कि भाई यूनिट 1 में से 14 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल पूछना है, तो प्रैक्टिकल आप वहाँ पे 7 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं या 14 का 1 पूछ सकते हैं। ऑप्शन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो वॉलंटरी है, जो पेपर सेटर अपने हिसाब से करते हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये समझू
कि अगर आपको ये 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर 2 थियरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस दोनों के और में ये भी आ सकता है, या ऐसा भी हो कि भाई आपको 4 क्वेश्चन इस तरीके से दिए, इसमें आपको ऑप्शन दिए कि आप 2 अटेम्प्ट करो, एक थियरी करो, एक प्रैक्टिकल करो, व्हाटएवर। तो ये हमारी पेपर स्टाइल है यहाँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो हमें प्रिपरेशन कैसे करनी वो हमें यहाँ पे मालूम पड़े, इसलिए हम आपको ये समझा रहे हैं कि भाई आपको किस तरीके से मेथड प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हो गए, चलो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड के अंदर भी देखो 14 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, वो पूरे का पूरा प्रैक्टिकल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बराबर। 14 मार्क का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिकल है। उसके और यानी कि ऑप्शन के अंदर देखो 3A एंड 3B 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए हैं। तो 3A के अंदर हमें बताया गया है 10 मार्क का क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल है, और 4 मार्क के यहाँ पे हमें लिमिटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ऐसा थियरी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आप 14 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या फिर आप 10 मार्क का क्वेश्चन ये करो और 4 मार्क के आप थियरी का क्वेश्चन करो। तो ये भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको थियरी क्वेश्चन पूछे ही, इसलिए आपको प्रैक्टिकल तो तैयारी करनी ही है। देखो, प्रैक्टिकल कम करके पूरा थियरिकल पूछे ऐसा भी नहीं हो सकता, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा प्रैक्टिकल करे और थियरिकल आए ही नहीं। उसका 80-20 रेशियो जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो इस हिसाब से जो पेपर सेटर होते हैं वो अपने पेपर सेट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हमें अगर कम समय के अंदर हमें अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा कहाँ पे ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल ध्यान रखने के लिए 2 फायदे हैं। एक तो प्रैक्टिकल सीखने के लिए आपको थियरी पहले सीखनी पड़ती है, तो थियरी आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हो, तो दोनों आपकी तैयारी वहाँ पे हो सकती है। तो ये 3rd यूनिट हो गया। अब 4th यूनिट में भी आप देख सकते हैं 4A करके क्वेश्चन पूछा है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, देन उसके ऑप्शन में और देखो 4A के ऑप्शन में 4A यानी उसका भी 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज कर दिया है, मालूम पड़ा आपको किस तरीके से किया ये, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। चलो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 था, तो क्वेश्चन 1 पूरा 14 मार्क का था, उसके और में 14 मार्क का क्वेश्चन था, वो सही है। चलिए, अब 2 के अंदर देखे तो 4 क्वेश्चन पूछ लिए और चारों में से आपको ऑप्शन दे दिए, कोई भी 2 लिखो, बराबर। ABCD ऐसा नहीं किया कि 2A और 2A, 2B और 2B, ऐसा नहीं पूछा गया। पूरे के पूरे 4 दे दिए, कोई भी 2 ऑप्शन आपको दे दिए, माने कि आप दोनों प्रैक्टिकल भी लिखो या दोनों थियरिकल लिखो, या एक प्रैक्टिकल करो एक थियरिकल करो, वो आपके ऑप्शन पे है। अब 3rd के अंदर क्या किया, तो 3rd क्वेश्चन में अब देखो 14 मार्क का पूरा क्वेश्चन पूछा, उसके ऑप्शन में क्या आया, उसके ऑप्शन में ये 10 मार्क का एक क्वेश्चन ये आया और 4 का ही एक आया। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरे क्वेश्चन के ऑप्शन में AB 2 रख दिए। अब देखो 4th में क्या किया, 4th में ऐसा किया कि 4A 10 मार्क का है, उसके ऑप्शन में 4A रखा, यानी इसके ऑप्शन में एक ही रखा है, आपको यही करना पड़ेगा, ये दोनों में से कोई एक करो। फिर B के ऑप्शन में B रखा, तो अब इसमें क्या हो गया, 10 मार्क का प्रैक्टिकल हो गया कंपलसरी और 4 मार्क के हो गए कंपलसरी थी। समझ में आया थोड़ा क्या चेंज किया उन्होंने 3rd क्वेश्चन के अंदर, 4th क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर जो हमारा होता है वो मेंटेन होता है, इसमें कभी चेंजेस होते रहते हैं। तो थियरी प्रैक्टिकल हमें क्या ध्यान रखना है, 80-20 रूल से चलना है। 5th नंबर का क्वेश्चन हमें पता है, MCQ का क्वेश्चन है पूरा, जो हम 14 मार्क का होता है और यहाँ पे 7 MCQ में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर जो 70 मार्क का यूनिवर्सिटी में हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 का आने वाला है। अब बात करते हैं दूसरा जो हमने बात की थी, हमारा ऐसे वाला पेपर। ऐसे वाला पेपर माने कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 ऐसे पेपर, सेम पेपर है हमारा, सिलेबस सेम है, बट हमें उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखो तो इसका इस तरीके से पेपर आता है। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 ऐसे, सिलेबस सेम है, सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं है, वो 4 चैप्टर ही है, वो 4 यूनिट ही है, बट यहाँ पे क्या पूछा है, ऐसे। ऐसे के अंदर क्या करना है, 35 मार्क का आपको ऐसे पूछ रहा है यहाँ पे। अब देखो, मैं चारों 4 ऐसे यहाँ पे आपको 4 ऐसे दिए, उसमें से कोई 2 लिखने हैं, बट इसमें भी ये देखो 1 के और में 1, 2 के और में 2। अब यहाँ पे क्या किया है,
कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस दैट बिजनेस यूनिट यूज द इवैल्यूएट पोटेंशियल मेजर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड वेरियस मेथड विद इलस्ट्रेशन। मतलब कैपिटल बजट का यहाँ पे पूरा प्रोसेस का है, कैसे पूछा गया है। उसके ऑप्शन में पूछा गया एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेन इन डिटेल्स विद एग्जांपल, डिस्कस इंपैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। मतलब देखो अब समझे, पहले में पूरा कैपिटल बजट का प्रोसेस पूछा और उसके ऑप्शन में क्या पूछा, रिस्क और इन्फ्लेशन वाला, यानी कि वो यूनिट 1 के ऑप्शन में यूनिट 2। यहाँ पे ये जो है वो यूनिट 1 का है क्वेश्चन और ये जो है वो यूनिट 2 का है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूछ लिया, तो यूनिट 1 के और में यूनिट 2 हो गया। ओके, देन नंबर 2 देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ से पूछा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यानी कि यूनिट नंबर हमारा 3। उसके ऑप्शन में देखो तो ट्रांसफर प्राइसिंग का पूछा है, यानी कि ये यूनिट नंबर हो गया 4। तो 3 के ऑप्शन में क्या पूछ लिया, 4। तो अगर मैं यूनिट 1 और 3 करूं तो सही है, मैंने दोनों ऐसे में लिख पाऊंगा आराम से। अगर मैं 2 और 4 करूं तो भी आराम से लिख पाऊंगा मैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं और लास्ट के 5 साल के अंदर के आप जब पेपर देखोगे तो सब में यही प्रैक्टिस है, यानी कि यही इसी तरीके से हमें ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि भाई मैं कौन से 2 यूनिट चूज करूं और कौन से 2 यूनिट के अच्छे से ऐसे में प्रिपेयर करूं अलग अलग सब्जेक्ट पे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में पता चल गया होगा कि भाई हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के 2 पेपर आने वाले हैं। एक नॉर्मल पेपर है हमारा 70 मार्क का जो पहले आ रहा है वैसे ही, और एक ऐसे पेपर जो इस सेम 4 में हमें कवर करना है, सिलेबस वही है बट हमें उसमें 35 मार्क्स का एक ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको प्रिपरेशन के अंदर मैं आप कैसे हेल्प करने वाला हूँ, मैं आपको वो बताने जाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। हमने इसके लिए पूरा जो है वो एक कोर्स तैयार किया है। ये दोनों पेपर आपके कवर हो जाएंगे। ये उस कोर्स का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 एमकॉम सेम 4। इसके अंदर हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, तो पहले जैसे ही हमने 4 चैप्टर देखे, कैपिटल बजटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, वो चारों 4 सब्जेक्ट के चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जितने भी मेथड है, उसको हम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसके अंदर जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करके देंगे। बराबर, तो वो पूरा कोर्स अभी रेडी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वो कोर्स पूरा परचेस कर सकते हैं और एकदम नॉमिनल और एफोर्डेबल प्राइस हमने रखी है कि जहाँ से आप आराम से अपनी प्रिपरेशन तैयार कर सके। दूसरी बात, ये जो ऐसे वाला पेपर है, ऐसे के अंदर हमने वहाँ पे आपको लास्ट 5 इयर्स के जो ऐसे हमें पूछे गए हैं वो सारे ऐसे वहाँ पे अपने PDF के अंदर रखे गए हैं, जो आप उस टॉपिक पे किस तरह से ऐसे लिख सकते हो, वो आप रीड कर सकते हो और आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो और आपको पता चले कि किस तरीके से ऐसे हमें 35 मार्क्स में से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके, वैसे किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये कोर्स जो है वो हमारे वेबसाइट mantra-elearning.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। दूसरा, इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताना चाहूँ तो हर एक वीक के अंदर एक डे हम फिक्स करेंगे, वो भी आप जैसे ही कोर्स बाय करोगे आपको हमारी टीम से कॉल आ जाएगा और आपको टाइम प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे लाइव डिस्कशन होगी जूम पे या कोई अदर प्लेटफॉर्म पे हम लाइव आएंगे और वहाँ पे हम जिसने भी आपने कोर्स बाय किया है तो वहाँ पे आपकी जो लाइव जो क्वेरी है वो सॉल्व करेंगे हम। मतलब कि ऐसे कैसे लिखना है वो हम डिस्कस करेंगे। जो 4 चैप्टर हमने कवर किए गए वहाँ पे कोई अगर आपको असाइनमेंट दिया गया है, कोई क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए मैंने बोला गया है, अगर उसमें आपको क्वेरी है कुछ या फिर आप वो लेक्चर देख रहे हो उसमें आपको कुछ क्वेरी है तो वहाँ पे हम लाइव डिस्कस करेंगे और आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जितने भी जो भी यहाँ पे कोर्स हमने रेडी किया है वो कोर्स पूरा आपको एग्ज़ाम जब तक आपकी हो जाएगी तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। आप आराम से जितनी भी बार देखना चाहो देख सकते हैं, जब भी देखना चाहो देख सकते हैं, उसका कोई टाइम वगैरह कोई फिक्स नहीं है। और बीच-बीच में जब भी मुझे कुछ लगेगा कि भाई मुझे ये टॉपिक करवाना जैसा है या कुछ भी है तो वो मैं लाइव आके आपको करवा के रहूँगा, यानी कि आपका पेपर के अंदर कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, आराम से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, तो जल्दी ही जाइए और बाय करिए अपना एक कोर्स और आज ही रजिस्टर कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट।